जय हिंद दोस्तों। मैं राहुल सर आपके चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम यूपीपी री एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आज अगली वीडियो आपके सामने हिंदी विषय से संबंधित लेकर उपस्थित है। इसके पहले जो कक्षाएं ली गई हैं उनको आपने देखा होगा। जो भी हमारा भाई मित्र बंधु नहीं देखा है जा कर के देख ले, चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज भी उसी कड़ी में अगला बिंदु हमारा है, जिसके अंतर्गत हम लोग 37 से 40 क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने, जो कि विगत वर्षों में कुछ पूछा हुआ प्रश्न होता है और कुछ नए प्रश्न जो परीक्षा में आने की पूरी तरह संभावना रखते हैं, जो संभावित प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा भरोसा तो करना ही होगा, भरोसा रखना ही होगा। और नहीं रखेंगे तो परीक्षा बाद तो हम दिखाई देंगे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से किस तरीके से आए हैं आपके सामने इसी क्लास से। जो 10 क्लास हम गिन के लेंगे यूपीपी हिंदी के लिए, उसी में से हम सभी क्वेश्चनों को आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला बिंदु है, अगला प्रैक्टिस सेट है आपके सामने में लेकर उपस्थित हूँ। आइए देखिए क्या है ये। पहला प्रश्न आपके सामने मैं उपस्थित हूँ और इसमें सबसे पहले लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ये तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि कक्षाएं सारी कक्षाएं चाहे टीजीटी पीजीटी की हो, तमाम जो कोर्सेज चल रहे हैं सब निःशुल्क ही चल रहे हैं, बस आप लोगों की सुविधा के अनुसार। तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, ये आपका परम कर्तव्य है, ये आपको करना चाहिए। पहला प्रश्न आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों देखिएगा, पहले ही प्रश्न में हमारे टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ी सी गलती कर दी है। इसको टाइप करने में क्या कर दिया है, थोड़ी सी गलती कर दिया है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जब कंधे पर डॉट, यहाँ पर रिक्त स्थान होना चाहिए, जब कंधे पर फिर रिक्त स्थान होना चाहिए, मालूम हो जाएगा, फिर रिक्त स्थान भार पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है छापने में, प्रिंट करने में, इसको आप सुधार कर लीजिएगा। जब कंधे पर के बाद आपका रिक्त स्थान होगा, क्या होगा, रिक्त स्थान होगा, उसके बाद जाएगा एक, यहाँ पर रिक्त स्थान होना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर जाएगा अवकाश से पहले, और एक यहाँ पर रिक्त स्थान होना चाहिए। यही दोनों रिक्त स्थानों को इस विकल्प में से आपको छांट कर भरना है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जब कंधे पर यहाँ पर रिक्त स्थान है, मालूम हो भार पड़ेगा, तो मालूम हो जाएगा, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, आप उसको ध्यान मत दीजिएगा। बस कहने का इतना ही मतलब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आप कीजिए। कंधे पर भार पड़ेगा तो मालूम हो जाएगा। और इसका सीधा सीधा उत्तर, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है और आगे ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखा जाएगा। आप लोग देखिएगा, जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे और दाल का भाव मालूम हो जाएगा। थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको। जब कंधे पर यहाँ पर पड़ेगा गृहस्थी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गृहस्थी आ जाएगा, गृहस्थी का भार पड़ेगा तब तब आटे और दाल का भाव मालूम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न को मेरे प्यारे सिपाहियों ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। ये तो मुझे पता है, हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारे जो भी सिपाही बंधु हैं, चाहे बहनें हों चाहे हमारे भाई हों, उनकी तैयारी अभी तक ठीक ठाक बहुत अच्छे पोजीशन में है। बस आपको धैर्य और संयम के साथ बने रहना है और निरंतर प्रैक्टिस आपको करते रहना है। देख लीजिएगा, निश्चित ही वर्दी पे अधिकार आपका है और वर्दी आप ही की होगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या रहा है। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर
मेरी अकल चकराने लगी। वाह वाह, क्या बात है। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। वाक्य में आए हुए मुहावरे में कौन सा अर्थ मुहावरे का होगा, वही विकल्प आपको चूज करके बता देना है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ बताना है। यानी प्रश्न संख्या 2 वाला क्या पूछ रहा है, वही आपको बता देना है। तो भैया हो, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी, इसका अर्थ क्या होगा, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा बताइएगा। कुछ समझ में न आना, अनदेखा करना, शर्मिंदा होना, गुस्से से भर जाना, ऐसा कुछ है क्या? कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दो। मेरे प्यारे सिपाहियों, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कुछ समझ में न आना। गए परीक्षा देवे और प्रश्न देखते ही ये जो 2023 का पीईटी पेट का पेपर हुआ था, ये मुहावरा उसी पे सटीक बैठता है कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। यानी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इतने लेवल के प्रश्न थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को, उनकी बुद्धि जो है एकदम चकरा गई। वही है कुछ समझ में न आना। तीसरा प्रश्न कह रहा है शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। ये जो प्रयोग हुआ है शब्द सुधि, इस सुधि शब्द के अंत में यानी कौन सा प्रत्यय जोड़ में जो है वह क्या बन जाए, बहुवचन बन जाए। तो बताइएगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में छाप दीजिए। चलिए, क्या इसमें जन जोड़ दिया जाए सुधि के अंत में, क्या वृंद जोड़ दिया जाए, या वर्ग जोड़ दिया जाए, या गढ़ जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए सुधि के अंत में कि यह शब्द जो है पूरी तरह से बहुवचन बन जाए। क्या बन जाए, बहुवचन बन जाए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा मेरे सिपाहियों, सुधि के अंत में हम जन जोड़ देते हैं, विकल्प नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। तो यह क्या बन जाएगा, बहुवचन। ये जो सुधि शब्द है इसमें हम जन जोड़ दें, सुधिजन, यह क्या बन जाएगा, हमारा बहुवचन बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। आपके सामने मैं प्रश्न संख्या 4 लेकर उपस्थित हूँ, जरा ध्यान से पढ़िए। काली घटा का घमंड घटा, ये प्रश्न हम पढ़ा भी चुके हैं पहले भी। तो काली घटा का घमंड घटा, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। इस पंक्ति में आपको अलंकार की पहचान करना है। कौन सा अलंकार है कि काली घटा का घमंड घटा। विकल्प है एक यमक, दूसरा मानवी, माननीय नहीं होता मानवीय, क्या है, मानवीय। ये अनुप्रास है, ये रूपक है। चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में छाप दीजिए मेरे प्यारे सिपाहियों। आपको वर्दी पर अपना अधिकार सिद्ध करना है। क्या करना है, अपना अधिकार सिद्ध करना है, और वर्दी आपकी है और आपकी ही रहेगी। चलिए बने रहिएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि काली घटा का घमंड घटा में आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार कहते किसे हैं कि किसी भी पंक्ति में, या आप सीधे सीधे कह दे, जहां भी मेरे सिपाहियों, जहां भी एक ही शब्द की यानी एक समान शब्दों की बार बार आवृत्ति हो, यानी एक समान शब्दों की पुनरावृत्ति हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, उसे तो यमक अलंकार कहते हैं। वही के तो कहा थे यमक अलंकार, जहां पर शब्द एक जैसन हो लेकिन उन्हें अर्थ एकदम अलग अलग हो, वही क्या है, यमक अलंकार है। जैसे यहां पर काली घटा का घमंड घटा, ये जो घटा है शब्द दोनों एक ही समान है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। वही तो परिभाषा कह रही है, शब्दों की आवृत्ति हो, समान शब्दों की आवृत्ति हो, परंतु लेकिन क्या हो, अर्थ
अलग अलग हो। यहाँ पर काली घटा, ये जो बारिश हो रही है, ये जो मेघ है, ये जो बादल है, कैसे है? काली है। ये जो घटा छाई हुई है, कैसी है? काली है। काली है। ये घटा है, ये जो बादल की घटा है, उसका घमंड घटा। यहाँ घटने की बात हो रही है, कम होने की बात हो रही है। ये घटा का अर्थ दूसरा हुआ, कम होना हुआ, घटना हुआ। ये अर्थ का है कि घटा बादल से है जो बारिश करवाता है, तो दोनों से एक समान है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यमक अलंकार। मेरे सिपाहियों, मुझे पता है आपकी तैयारी बहुत चरम पे है, बहुत अच्छी है। आप लोग बस क्लास में बने रहिए, पूर्वांचल कैरियर क्लास में बस इतना चाहता है आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए और वर्दी पर अपना अधिकार सिद्ध कर दीजिए। आइए, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से और पांचवें प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करिए। इसमें से सही वाक्य कौन है, वही आपको चयन करके लिख देना है सही वाक्य। चलिए चलिए भैया, क्या तलवार एक उपयोगी अस्त्र है? यह कथन सही है। तलवार एक उपयोगी फौलाद है, क्या यह सही है? तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, क्या यह सही है? तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। इन चारों विकल्पों में से आपको शुद्ध वाक्य चयन करके बताना है और अपने कमेंट में छाप दीजिए कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा वाक्य पूरी तरह शुद्ध है। तो अगर सही विकल्प की बात की जाए तो विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। ये तीनों आपके गलत है और यही पहला विकल्प आपका सही है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। छठे प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। छठे प्रश्न का आपको उत्तर बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प इसमें से सही हो जाएगा। चलिए, औद्योगिक होगा क्या? औद्योगिक होगा क्या? औद्योगिक होगा क्या? औद्योगिक होगा क्या? इसमें से आपको शुद्ध शब्द चुनकर बताना है। तो इसमें सबसे शुद्ध आपका हो जाएगा औद्योगिक। सबसे शुद्ध क्या हो जाएगा? औद्योगिक। चलिए, कौन सा सबसे शुद्ध हो जाएगा, आप इतना ध्यान में रखिएगा कि इस जो चार विकल्प दिए गए हैं अशुद्ध के रूप में, इसमें एक शुद्ध है। तो इसमें आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा होगा। क्या औद्योगिक होगा, क्या औद्योगिक होगा, क्या औद्योगिक होगा या औद्योगिक होगा? तो कौन सा सही होगा? ये जो औद्योगिक होता है यही आपका शुद्ध है, और इसी को तोड़कर ये द लिखकर हलंत लगा दिया है, वही चीज यह है। यही विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से मेरे सिपाहियों बताइएगा। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण की पहचान करना है कि सालों बाद उसका पति, उसका प्रवासी पति लौटा है। भैया, उसका पति जो है वह सालों बाद लौटा है। इसमें विशेषण बताना है, विशेषण शब्द की पहचान करनी है। मेरे सिपाहियों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूं। और आपसे विनम्र निवेदन है, ये जो अधिकार आपका वर्दी पे है उसे आपको सिद्ध करना है और अपनी वर्दी लेकर जाना है। और एक बार आप वर्दी पा गए, उसके बाद पूर्वांचल कैरियर क्लासेस उसी दिन धन्य हो जाएगा। चलिए, बताना है आपको, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है यानी घर लौटा है। इस वाक्य में आपको विशेषण की पहचान करना है कि कौन सा विशेषण इस वाक्य में होगा। सालों बाद उसका प्रवासी, यही तो विशेषण है मेरे दोस्तों, प्रवासी ही तो विशेषण है। क्या है विशेषण? यही प्रवासी है, यही आपका विशेषण है। क्या है विशेषण? इस वाक्य में विशेषण शब्द यही है। कहाँ है? यह है विकल्प नंबर सी में है।
आपका विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस है, चलिए करते रहिए। काजल की रेख सी कतार, क्या बात है, कतार कैसी है? काजल की रेखा यानी रेख सी कतार। खुजर जो है अर्थालंकार का, यह कौन सा भेद इसमें झलकता है? आपको यही बताना है कि क्या बताना है, काजल की रेख सी कतार है, खुजर की इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? कौन सा भेद झलकता है? चलिए आइएगा और बताइएगा इसमें अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है। चलिए, बारिश बहुत तेज हो रही है, आपके यहाँ भी बारिश हो रही होगी। कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का आंसर कि काजल की रेख सी कतार, खुजर की अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? इसमें कौन सा भेद झलकता है भैया? इसमें आपका उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। काजल की रेख सी कतार, उपमा की बात की जा रही है, उपमा दी जा रही है। ये जो कतार लंबी चौड़ी लगी हुई है यूपीपी सिपाही भर्ती में बच्चों की, यह कैसी है? यह जैसे बैंक जब ये नोट बंद हुआ था 1000 का, तो रेख एकदम नई कतार लगी हुई थी, उसी जैसी आपकी पुलिस की कतार लगी हुई है, उसी के समान। वैसे ये भी समानता ही दिखलाने की बात कर रहा है, किसी दूसरे वस्तु का किसी अलग वस्तु से। तो वही आपका उपमा अलंकार होता है। चलिए आगे देखिएगा, 9वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है? आपको प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द क्या नक्षत्र होगा? नहीं। साक्षात होगा? भावस्मरणीय होगा? अविस्मरणीय होगा? नहीं। यही विकल्प नंबर बी आपका इस 9वें प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे सिपाहियों। चलिए आगे देखिएगा, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? सभी में त्रुटि है, लेकिन कोई एक विकल्प ऐसा है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, पूर्णतः वह शुद्ध रूप से लिखा गया है, वही आपको बताना है। लिखा है, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज कागज पर मैंने हस्ताक्षर हस्ताक्षर दोनों तो सेम है लिखा है। मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर। इसमें तो आप बिल्कुल दोनों, ये देखिए दोनों गलत लिखा गया है और दोनों यह एक समान है विकल्प में। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 10वें का, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, वही आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है। बहुत ही माइन्यूट, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर इतनी थोड़ी सी त्रुटि आप पहचान कर गए तो करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। आइए देखिएगा, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, यही विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह भी सेम उसी प्रकार लिखा है, लेकिन ये जो या है यही इस वाक्य को गलत कर दे रहा है। दिए, खुद की बात हो रही है, खुद की बात कर रहा है यहाँ पर, यही विकल्प आपका ए वाला सही हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा मेरे सिपाहियों, मेरे लालों, मेरे शेरों, आपके लिए विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। और आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अगला प्रश्न है आपका 11वां, और बताइएगा कि इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका भिन्न होता है? आपको बताना है। प्रश्न संख्या 11 को, 11वां प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? 11वें प्रश्न का आप उत्तर देंगे। ईश्वर है, जगन्नाथ है, प्रभु है, भगवान है। चलिए छाप दीजिए कमेंट में इसका उत्तर।
चलिए, जिसका अर्थ भिन्न होता है यही तो है जगन्नाथम प्रेमानंदी महाराज। हे प्रभु, हे कृष्ण जगन्नाथम, यही तो है विकल्प नंबर बी जगन्नाथ। आपका दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। 12वां देखिएगा, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में आपको उपसर्ग बताना है। क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। आप बताइएगा कि संगम, सम, धन, गम, सम, धन, गम। दूसरा है सम, धन, वाद। तीसरा है सम, धन, तोष। चौथा है संस्कार, सम, धन का संयुक्त, सम, धन, युक्त। यानी कहने का मतलब है यही जो है प्रत्येक शब्दों का आरंभ जो होता है उसमें जो उपसर्ग होता है, आप जानते हैं मूल शब्दों के आरंभ में, प्रारंभ में पहले जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्दों के अंत में यानी प्रत्येक शब्दों के अंत में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्येक के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है और पहले लगने वाला उपसर्ग कहलाता है। यह जो संगम, संवाद, संतोष, संस्कार और संयुक्त में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? यही सम उपसर्ग जुड़ा है। कौन सा? सम उपसर्ग जुड़ा है। यही विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बहुत ही ईमानदारी से आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा बहुत ही ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ और बहुत ही गहराई से। इसमें एक वर्दी आपकी होनी चाहिए। आपके लिए यदि इतनी मेहनत की जा रही है तो आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप भी खूब मेहनत करिए और वर्दी पर अपना अधिकार सिद्ध करिए। मेरे सिपाहियों, मेरे लालों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग से विनम्र निवेदन है वर्दी पर अपना अधिकार सिद्ध करिए और अपनी वर्दी लेकर जाइए। तब तक के लिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हूँ। अमृत और विष किसकी रचना है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको उत्तर देना है। अमृत और विष में, अमृत और विष में यह जो रचना है यह किसकी है? क्या अब्दुल बिस्मिल्लाह खां की है? क्या सुमित्रा नंदन पंत की है? क्या अमृतलाल नागर की है? या केदारनाथ अग्रवाल की है? तो अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष आपके सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अमृत और विष जो है यह सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। चलिए, अगला प्रश्न 14वां प्रश्न आपके सामने है और बताइएगा कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटना है। आपको शुद्ध वाक्य छांट कर बताना है। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं। देखिए कितना अशुद्ध लिखा गया, देखने पे ही समझ में आ जा रहा है। तो बताइएगा कौन सा सही होगा? यह तो गलत है। वह शायद से आज आएगा, यह भी गलत है। वह आज से शायद आए, होता तो सही हो जाता, लेकिन यह भी गलत है। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। चाकू से बच्चों को काट कर फल दो। अरे मुर्गा, फल को काट कर दो कि बच्चों को काट कर दो? यह भी पूरी तरह गलत है। यही विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस 14वें प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी का या की या का, जो भी उचित लगे, किसी का किसी की करना आवश्यक है, पाकर उसके प्रति रिक्त स्थान का भाव प्रकट दिए हैं। विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह जो 15वां प्रश्न है मेरे प्यारों, जरा एक बार पढ़िएगा फिर से कि किसी, आपको का या की के आगे जो है रिक्त स्थान मिल जाएगा। क्या है? यहाँ पर रिक्त स्थान है।
रिक्त स्थान के बाद क्या आएगा कि पाकर उसके प्रति पाकर ये जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर टोटल रिक्त स्थान रहेगा, रिक्त स्थान पाकर उसके प्रति फिर रिक्त स्थान का भाव प्रकट करना आवश्यक है, थोड़ा सा गलत हो गया है, इसलिए मैं इसको आपके सामने से हटा देता हूँ। ये क्वेश्चन आप समझ नहीं पा रहे होंगे, ये मूड खराब कर देता है टाइपिस्ट महोदय हमारा जो है, इतना गलत गलत टाइप कर देता है, इसमें जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। चलिए ये प्रश्न देखिएगा, 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है। उम्मीद का विलोम बताना है प्यारे सिपाहियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बहुत ही जुझारू किस्म के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो मुझे पता है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर भली भांति पता है, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, उम्मीद रखता हूं कि इसका सही विकल्प आप चुनकर आप जो है कमेंट में छाप दीजिए। तो पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस उम्मीद का विलोम शब्द है। उम्मीद का विलोम शब्द आपको चुनकर बताना है। क्या आशा होगा विलोम शब्द, असंतोष होगा, अवनति होगा या मायूसी होगा। 16वें प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत बताना है। इस 16वें प्रश्न में कौन सा उत्तर सही होगा। आशा करना, ये तो उम्मीद का, मुझे आपसे उम्मीद है आप चैनल लाइक करोगे, मुझे आपसे उम्मीद है, मुझे आपसे आशा है आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करोगे। मुझे आपसे उम्मीद है आप चैनल सब्सक्राइब करोगे। ये तो आशा उम्मीद का पर्याय है। असंतोष, ये तो संतुष्टि और असंतुष्टि वाली बात हो गई, अलग ही बात है। इससे अवनति भी नहीं होगा, असंतोष भी नहीं होगा, यही मायूसी इसका विलोम हो जाएगा। किसका? इस उम्मीद का। उम्मीद करना, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं तो थोड़ा सा मायूस होऊंगा ही, लेकिन मेरे मायूस होने से क्या होता है, मैं फिर भी निरंतर कक्षा आपके सामने बेहतरीन बेहतरीन मैटर लेकर प्रस्तुत करता रहूंगा, ताकि आपका काम बन जाए और आप सिपाही बन जाए। चलिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। आपको अगना शब्द का समानार्थी शब्द बता देना है। अगना शब्द का समानार्थी शब्द क्या आंगन होगा, क्या पल्लू होगा, क्या स्त्री होगा या गां होगा। ये तो गलत है। ये पल्लू तो क्या है, इसमें अंगना से पल्लू का क्या मतलब है, कोई नहीं। आंगन, वही अंगनवा जो घराम होता है, उसी की बात की जा रही है। विकल्प नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा, आज 3-4 दिन से तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी, दवा खाते खाते थक गए। आज कुछ हद तक लगभग 25-30% रिलैक्स है, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, मुझे कुछ आराम है। नहीं तो इसीलिए थोड़ा सा कक्षा बहुत एनर्जी से मैं नहीं ले पा रहा हूँ। फिर भी आप लोग अपनी एनर्जी दिखाइए और सही सही विकल्प चयन करिए और बताइए कि अगला जो प्रश्न है इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। बताइएगा, प्रश्न संख्या 18 का कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर आपको बताना है, कौन सा होगा। सुमित्रा नंदन पंत होगा या गोविंद मिश्र होगा, केदारनाथ होंगे या रामविलास शर्मा होंगे। लोकायतन माफ करिएगा, लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया, तो वह दिया गया सुमित्रानंदन पंत को। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे सिपाहियों। 19वें प्रश्न का मेरे भावी सिपाही बताएंगे कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। नेतागण, इसमें आप अगर गण जोड़ देंगे क्या बन जाएगा बहुवचन। शिक्षकगण, इसमें क्या जोड़ देंगे बहुवचन बन जाएगा भक्तगण।
इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, या देवीगढ़। देवीगढ़। आपको बताना है कि बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। नेतागढ़ ये तो बन जा रहा है, शिक्षकगढ़ ये तो बन जा रहा है, भक्तगढ़ बन जा रहा है, देवीगढ़ तो बात नहीं समझ में आ रही है। ये जो 19वां प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कौन सा विकल्प सही होगा? ये तो बन ही नहीं रहा है देवीगढ़, ये तो सही शब्द में नहीं बन रहा है, तो इसलिए यही सही हो जाएगा। आपको नहीं आए बताना है, यही आपका विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी भक्तगण से विनम्र निवेदन है, जो आजकल एक बाबा है बहुत चमके हुए हैं बागेश्वर वाले धाम, का नाम है कौन शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री। अगला जो भक्तगण बैठे हैं पंडाल में, चलिए अलग विषय है, यही आपका सही होगा। आपको बताना है प्रश्न संख्या 20 के लिए कि निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का पहचान करना है, कौन सा पुल्लिंग है? धरती, कुटुंब, मणि, सेना। इसमें से पुल्लिंग शब्द का चयन कर आपको बता देना है कि इसमें जो है पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा। सेना तो स्त्रीलिंग होता है, मणि स्त्रीलिंग होता है, आपका धरती भी स्त्रीलिंग होता है। धरती मेरी माँ है, जब माँ है तो स्त्रीलिंग। मणि वाक्य बना लिया करो मेरे सिपाहियों, शब्द का लिंग अगर पहचानना हो तो उसको वाक्य के रूप में कन्वर्ट कर दिया करो। मणि अच्छी है कि अच्छा है? मणि देखने में कैसी लगती है? लगती है, अच्छी है। कैसी है? अच्छी है। जब अच्छी है, अच्छा नहीं अच्छी है, स्त्रीलिंग। सेना, सेना जा रहा है कि सेना जा रही है? सैन्य टुकड़ी कहीं से आ रही है कि आ रहा है? आ रही है, स्त्रीलिंग है। लेकिन ये जो कुटुंब है बहुत अच्छा लगता है, कुटुंब का भी, यही हमारा क्या होगा? पुल्लिंग होगा, यानी विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? आपको निशीथ का अर्थ बताना है इस प्रश्न संख्या 21 में कि निशीथ का अर्थ क्या होगा। क्या भानु होगा, चंद्रमा होगा, आधी रात होगा, या निश में स्थिर रहना? तो आपको इस 21वें प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे सिपाहियों कमेंट सेक्शन में छाप कर बता देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा। क्या होगा? विकल्प नंबर बी। दिए गए विकल्पों में से आपको निशीथ का अर्थ बताना है, तो निशीथ का अर्थ वह होगा चंद्रमा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। यह जो 22वां प्रश्न है इसका उत्तर आप बताइए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम होगा? संक्षिप्त का विलोम सीमा होगा कि विकास होगा कि विस्तृत होगा कि स्थिर होगा? आपको मेरे प्यारे सिपाहियों, मेरे लालों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग भावी सिपाही पुलिस होने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है वर्दी पर आप अपना अधिकार अवश्य सिद्ध करेंगे और पास पड़ोस गांव नात बात के बढ़िया जवाब देगा। तो हम लोग ऐसा जवाब दीजिएगा वर्दी पर अपना अधिकार सिद्ध करके, उन लोगों की जो आपके पीठ पीछे बुराई करते थे या अभी भी कर रहे हैं, हाँ चला है सिपाही, सिपाही बने चला है। जिस दिन मेरा भाई मेरी बहन वर्दी पहनकर आएगा उस दिन उनके गाल पे वो तमाचा होगा जो दिखाई तो नहीं देगा लेकिन दर्द यहां पर हमेशा होता रहेगा। तो उसी क्रम में आगे बढ़िए और बता दीजिए संक्षिप्त का विलोम। सीमा, संक्षिप्त का विलोम सीमा होता है क्या? नहीं, ये अलग एकदम अलग हवा चल रहा है। विकास, विस्तृत, ये समझ में आ रही बात। स्थिर, ये भी कोई बात समझ में नहीं आई। अस्थिर का स्थिर हो जाता है। विनाश विकास तो अलग चीज आप जानते हैं।
यही जो विस्तृत है यानी विकल्प नंबर सी जो है, यही आपका संक्षिप्त का विस्तृत विलोम होता है। वही आपसे पूछा है। विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल इस प्रश्न के लिए करेक्ट हो जाएगा मेरे सिपाहियों। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यानी तत्सम, तत् के समान, ठीक उसी के समान, यानी संस्कृत के ही समान जो शब्द ज्यों के त्यों रख दिए जाए जैसे कि संस्कृत में है, उससे हम तत्सम कहते हैं। और जो संस्कृत के समान न हो उसको थोड़ा सा अलग मॉडिफाई कर दिया जाए हिंदी टाइप में, ठेठ टाइप में, वही तद्भव हो जाता है। जो संस्कृत के जैसा हूबहू दिखे वो तत्सम हो गया, और जो हिंदी के जैसा दिखे वो तद्भव हो गया। चक्षु, देख रहे हैं विनोद, देख रहे हैं ना? ये चक्षु, ये तो हिंदी का नहीं ना है, ये तो तत्सम हो गई। उससे पूछा तत्सम नहीं है, है। श्रृंगार, शुद्धि पूछेगा तो आप इस तरीके से बताइएगा। आपसे अगर शुद्धि पूछ ले श्रृंगार की तो हे ऐसे, यही शुद्ध होता है श्रृंगार। शुद्धि अशुद्धि में पूछ लेता है, यही वाला शुद्ध होता है। उष्ट्र, यह संस्कृत टाइप में बा। दधि, यह संस्कृत टाइप में बा। यानी यहम तत्सम हो, यूं तत्सम हो, यूं ये कि बच्चा था जो हिंदी में देखा लिखा बा श्रृंगार, यह आपके करेक्ट हो जाई। प्रश्न संख्या 23 के लिए, प्रश्न संख्या 23 के लिए आपका यही विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 24वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रेम, प्रेम में भगवान रचना के सम्मानित किया गया है। प्रेम में भगवान फिर रचना के सम्मानित किया गया है के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से, एकदम उल्टा सीधा छाप दिया है, सामने होता तो धनकाय दे। बहुत मूड खराब कर रहा है टाइपिस्ट हमारा है, एकदम प्रश्नवा को उल्टा सीधा कर दिया है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं अलग तरीके से इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या कौन सा है? 24वां है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है, क्या कह रहा है 24वां प्रश्न? प्रेम में भगवान रचना के लिए, ये जो प्रेम में भगवान नाम की एक रचना है, इस रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये देखिए आगे पीछे कर दिया है, ये बाद में रहेगा, ये पहले रहेगा। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप बताइएगा, प्रेम में भगवान जो है यह जैनेन्द्र की रचना है। सबसे पहली बात, किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। कौन? प्रेम में भगवान। मेरे सिपाहियों, आपसे रचनाएं पूछी जाती हैं, यदि रचना यही पूछ ले प्रेम में भगवान, ये आपको ये क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएगी। ये मैं बताया गया, प्रेम में भगवान जैनेन्द्र की रचना है। किसकी किसकी कृति है? ये जैनेन्द्र कुमार की कृति है, प्रेम में भगवान। तो आपसे पूछा है कि यह पुरस्कार किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको, तो आपको 24वें का उत्तर बता देना है। और 24वें का सबसे सटीक उत्तर आपके सामने हो जाएगा विकल्प नंबर कौन सा? बी वाला। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, ये इसी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा तबीयत खराब कुछ ज़्यादा है, कि दिक्कत ज़्यादा हो रही है मुझे, लेकिन आप लोग बने रहिएगा और देखते रहिएगा। अगला प्रश्न, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। कौन से? ये जो 4 वाक्य दिए हैं इनको आपको सही क्रम में लगा देना है। 25वां प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो, यही आपको लगा देना है सही क्रम। आइए देखिए, रावण तो सिर्फ रावण है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे सिपाहियों, इसका मेरे लालों, मेरे शेरनों, शेरनियों, मेरे शेरों, इसका विकल्प आप लोग बहुत सटीक चुनिएगा। मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सटीक बनाइएगा। कौन सा? 25वां प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न के लिए आपको बताना है रावण तो सिर्फ रावण है। 25वां प्रश्न बताइएगा,
रावण तो सिर्फ रावण है। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं मिलेगा। चलिए बताइए, इसमें आपके 25वें प्रश्न में आपको इनकी सेटिंग करना है और बताना है कि 25वें का सही विकल्प क्या होगा। तो 25वें का सही विकल्प यही होगा, पहले ई आएगा, उसके बाद बी वाला, कौन वाला, दूसरे नंबर पर बी आएगा, तीसरे पर ये आएगा और चौथे पर ये आएगा। अरे रावण तो सिर्फ रावण है। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। चलिए 26वां प्रश्न आपके सामने है और ध्यान से इसको पढ़कर इसका उत्तर दीजिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोम आर्थी है। यानी आपको प्रश्न संख्या 26 के लिए देना है उत्तर। 26 का उत्तर आपको स्मरण का विलोम अर्थ बताना है। स्मरण का विलोम क्या होगा बताइए। आपको स्मरण का, ये स्मरण अभी आपको यही मैं लिख दूं स्मरण, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। स्मरण या स्मरण का आपको विलोम शब्द इस स्मरण, ये जो स्मरण है इसी का विलोम बताना है। क्या विलोम। मेरे लाल, मेरे शेर, मेरी शेरनियों, मेरे भावी सिपाहियों, आप लोग अपना अधिकार वर्दी पर सिद्ध कर लीजिए और बता दीजिए कि इस स्मरण का विलोम क्या होगा। अनस्मरण, विस्मरण, अस्मरण, अनुस्मरण। ये तो शब्द में गलत है, आप जानते हैं। विलोम बताना है स्मरण का, यह भी नहीं हो, यही होगा विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्मरण का विस्मरण विलोम होता है। चलिए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, ये प्रश्न आपके लिए नहीं है, इसमें गद्यांश उद्यांश कुछ है ये नहीं। चलिए 28वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं में कौन सी भाषा थी। आपको नंददास और सूरदास की रचनाओं में प्रश्न संख्या 28 आपको बता देना है कि इस 28वें प्रश्न का कौन सा उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए छाप दीजिए एकदम कमेंट में कौन सा प्रश्न है। 28वां प्रश्न है। इस 28वें प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर, क्या सूरदास जो थे वही जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे वही सूरदास, और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी। क्योंकि जो काव्य रचनाएं की गई हैं वो किस भाषा में रचित हैं, किसकी, ये सूरदास और नंददास की। अगर सूरदास न दिया होता, केवल नंददास देता तो थोड़ा सा कठिन लग सकता था, लेकिन साथ में सूरदास को लगा दिया है इसलिए नंददास का नहीं हो पता रहेगा। सूरदास का तो सभी कोई जानता है, तो बड़े आसानी से बता देगा कि ना ही संस्कृत होगा, ना ही खड़ी बोली होगा, ना ही प्राकृत होगा। कौन सा हो जाएगा हमारा, ब्रज भाषा। ब्रज के वासी उदासी, हे भगवान इस 28वें वाले प्रश्न का, हे देवी, हे देवता, कौन सा उत्तर सही होगा। ब्रज भाषा। कौन सा, ब्रज भाषा। मेरे सिपाहियों, मेरे शेरों, मेरे दोस्तों, इस प्रश्न के लिए विकल्प नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गलत कमेंट ना करें। ये कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, कौन सा होगा, यही ब्रज भाषा होगा। खराद्र पर चढ़ना का सही अर्थ बताना है। किस पर चढ़ना, खरुद्र पर चढ़ना, खरुद्र पर चढ़ना, और लिख दिया है खराद। क्या बताएं, ऐसे ऐसे लोग हैं।
खराद्र पर चढ़ना का अर्थ बताना है आपको। खराद्र पर चढ़ने का अर्थ बताना है। प्रश्न संख्या यही है, बताना है खराद पर चढ़ना। आप लोग गांव से तो सभी लोग जुड़े हैं, मेरे जितने भी सिपाही भाई बहन हैं। गौवा में कोल्हू होता है, जैसे उखिया गन्ना, उखिया के पेराई हो तो भेली रात बनाओ खाते वह कोल्हुआ। तो कोल्हुआ जब पुराना हो गया तो खोइवा काटत ना है, खड़े खोइवा निकाल देते। तो ओके कहा थे लैया एके जौन मुड़िया कोल्हुआ के एके लैया हुई सिकड़ऊ, चाहे अंबारी लग चला जा, का इलाहाबाद जाबा वहीं ले ला, ओके खरीदवा लगा। यानी जब उसका खरीदवा देंगे सही खोइया देवे लगी, तो खरीदावे खातिर ओके लैया खोई बाढ़ थौड़ी कहीं छीनी कहीं एकदम ठोंक पीट के खराद मशीन पे चढ़ाए के थोड़ा तकलीफ देवे खोई। तो वही है खराद पर चढ़ना मतलब कठिनाई में पढ़ना। विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल इस प्रश्न के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं क्या वृक्षों के नाम, देशों के नाम, नक्षत्रों के नाम या पर्वतों के नाम? आपको बता देना है प्रश्न संख्या 32 का कौन सा उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 32 का आपको बताना है कि कौन सा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। क्या वृक्षों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं? नहीं। क्या? नहीं। वृक्षों के नाम पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। देशों के नाम, वाह वाह, यही तो उत्तर है 32वां का भी, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या? देशों के नाम, नक्षत्रों के नाम या पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम। चलिए आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर दीजिए और इसमें बताइए कि इसका कौन सा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 32वें में नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या? नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो उत्तर को ध्यान रखिएगा कि नक्षत्र के नाम जहां भी दिख गए, किसके नाम? नक्षत्रों के नाम जहां भी दिख गए। ये थोड़ा सा उल्टा सीधा छाप दिया है, हालांकि क्रम तो सही रखा है, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ रख दिया है। तो देशों के नाम नहीं, ये नक्षत्रों के नाम जो होते हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं, यही याद रखना है आपको। बकिया सारे पुल्लिंग होते हैं। चलिए, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? अब लो, खिचड़ी क्या देशज शब्द है या आगत यानी विदेशी शब्द है? तो इसका तो अखिया मूंद कर जवाब दे दे बता लोग, खिचड़ी देशज शब्द है। कैसा है? देशज शब्द है, अपने भारत देश में बनाया गया यह शब्द है। क्या? खिचड़ी। देशज शब्द में उत्पन्न जिसे वे शब्द जो विभिन्न बोलियों या भारतीय भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जो अलग अलग बोली एवं भाषाओं से अपने हिंदी में आए हैं, वही देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा हुआ, थाली हुई, कटोरी हुई, अटपटा हुआ, आपका ऊटपटांग हुआ, अलजलूल हुआ, खुरदुरा कह सकते हैं, कूड़ा करकट कह सकते हैं, कौरा, गली गुच्ची, ये आदि शब्द जो हैं, यह जो है कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। देशज शब्द, इसमें खिचड़ी आपका देशज शब्द होगा। अगला प्रश्न है, आइएगा देखिएगा और इसका सही उत्तर बताइएगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इस कहावत का आपको अर्थ बताना है। इस कहावत का अर्थ किस विकल्प में है? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, हर भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। क्या यह सही होगा? आपको बताना है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे यूपीपी एग्जाम की तैयारी करने, देखने लगे रील। क्या देखने लगे? रील देखने लगे। आए रे हाँ बबुआ हमार सिपाही भर्ती की तैयारी करे, काहे खातिर आवा रहा? सिपाही भर्ती की तैयारी करे, लेकिन देखे लगा रील। तो वही बात है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास।
आए थे किसी और काम के लिए, करने लगे कोई और काम, वही बता देना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कमेंट में छाप कर बता दीजिए कि आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। चलिए बताइएगा कौन सा उत्तर इसमें आपका सही होगा। तो आपका सही उत्तर एकदम हो जाएगा कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, यानी जिस मूल काम से आए थे वो काम न करके किसी अन्य दूसरे काम में लग जाना ही यह कहावत कहलाएगी कि आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे सिपाहियों, ध्यान दीजिएगा। 33वां प्रश्न कह रहा है निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। क्या चील पुल्लिंग है, पक्षी पुल्लिंग है, कुर्सी पुल्लिंग है या राशि पुल्लिंग है। आपको पुल्लिंग शब्द का पहचान करना है। चील उड़ रहा है कि उड़ रही है, पक्षी उड़ती है उड़ता है, कुर्सी अच्छी है अच्छा है, राशि कैसी होती है, यह राशि कैसा होता है, यह राशि क्या होती है, यह राशि क्या होता है। तो आपको बताना है कि सबसे सटीक एक रास्ता है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए कथन में, वाक्य में, आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इसमें आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो यही पक्षी जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। कौन सा पक्षी आपका पुल्लिंग शब्द है। आप बहुत ही ध्यान से प्रश्नों को पढ़िएगा और बताइएगा कि जो है 35वें प्रश्न का सॉरी कौन सा है 33वां है, 33वें प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या कौन सा है भाई, 33वां ही तो है। क्या है पुल्लिंग शब्द बताना है। इसमें तो हमने बता ही दिया आपको, इसमें आपको बताना है पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है आपका पक्षी है। अगला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरि राई। मोरे भैया बतावा ये पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है। चरण कमल बंदो हरि राई, जेकर रूप अनेक कहाई। यानी जेकर रूप अनेक कहाई, रूप मतलब रूपक अलंकार का, रूपक अलंकार। चरण कमल बंदौ हरि राई, कमल के समान चरणों वाले। आपको बता देना है। अच्छा इसमें अलंकार नहीं पूछा है, अलंकार पूछता तो इसमें रूपक अलंकार हो जाता, लेकिन पूछा है चरण कमल का अर्थ क्या है। तो चरण कमल का इसमें अर्थ होगा पैरों पर कमल के फूल पर पैर, या कमल के फूल जैसे पैर, या पैर और कमल का फूल। इसका सबसे सटीक उत्तर आपको बता देना है कि चरण कमल का क्या अर्थ होगा। तो क्या अर्थ होगा इसका कि कमल के फूल, फूल है। इसका तो अर्थ होगा चरण कमल, यानी कमल के फूल पर आपका क्या हो जाएगा पैर। यानी विकल्प नंबर आपका बिल्कुल और बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सी वाला, यानी कमल के फूल जैसे पैर। क्या होगा कमल के फूल जैसे पैर, यानी विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए, चरण कमल के अर्थ के रूप में। और यदि आपसे पूछ लेता कि चरण कमल बंदव हरि राई में कौन सा अलंकार होगा, तो चरण कमल बंदव हरि राई में एक ही अलंकार होगा जिसका क्या नाम है, रूपक। क्या नाम होगा, रूपक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 35वां। ये तो हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। यमक अलंकार होगा शब्दों की, एक ही शब्दों की बार बार आवृत्ति पुनरावृत्ति हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे
तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, दोनों शब्द एक ही समान है लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है, अलग अलग है। ये बेर यानी टाइम, टाइम यानी बार, ये बेर माने बैर का फल। दोनों शब्द एक समान है परंतु अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का यानी इसका अगर सटीक उत्तर बता दिया जाए, इसका सटीक उत्तर होगा आपका कौन सा? झूठे वायदे करना, यानी हवाबाजी करना, डायलॉग बाजी करना, भौकाल मारना, सब्जबाग दिखाना, वही एकदम हवा टाइट करना झूठा है, यानी झूठे वायदे करना। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। ये का है? प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य में काल पहचानना है भैया, इस वाक्य में काल पहचानना है। कौन सा काल होगा? वही अंग्रेजिया में जिसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो आपको इस प्रश्न के लिए सबसे सटीक उत्तर बता देना है कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। क्या इसका उत्तर होगा सामान्य भूतकाल? क्या इसका उत्तर होगा पूर्ण वर्तमान काल? क्या इसका उत्तर होगा सामान्य वर्तमान काल? क्या इसका उत्तर होगा अपूर्ण वर्तमान काल? तो यानी प्रश्न संख्या आपको 37वां आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हूं। आपको बताना है इसमें टेंस यानी कौन सा काल निहित है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। ता है, ते हैं, ती हैं, जिस भी वाक्य के अंत में आते हैं वहां पर सदैव वर्तमान काल होता है। लेकिन वर्तमान काल का यह कौन सा भेद पूछा गया है, वही आपको बता देना है कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह क्या होता है? आकर्षक होता है। आपको बता देना है 30 इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा आपका सामान्य, कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान काल। कौन सा होगा? ये विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा काल? सामान्य वर्तमान काल। चलिए अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का। क्या है? दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए और परिभृत का आपको पर्यायवाची यानी पर्याय बताना है। क्या परिभृत का पर्याय रंग होता है, कोयल होता है, बगुला होता है या सांप होता है? तो आप लोग को बताना है परिभृत का पर्यायवाची। और यह जो अंतिम प्रश्न है आज की वीडियो में, इसका उत्तर जो है मैं नहीं चाहता कि आपको बताऊं, इसका मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में एकदम छाप दीजिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि ये कक्षाएं आपको सिपाही बनने में बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही मदद करने में साबित होंगी। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी की जो है चरम सीमा को बढ़ाते रहिए। मेरे प्यारे सिपाहियों, मेरे भावी सिपाहियों, आप लोग अपनी वर्दी पर अपना अधिकार सिद्ध करिए। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद।